हम लोग इतिहास के क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों को पढ़ना है, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश। पिछले क्लास में हम जो है खिलजी वंश को समाप्त किए थे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका 6 वर्ष का बेटा क्या नाम था, सिहाबुद्दीन उमर, उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और लास्ट राजा हुआ था कौन, नासरुद्दीन खुसरवाह, है ना। और इसी नासरुद्दीन खुसरवाह की हत्या उसके सेनापति किसके द्वारा किया गया था, गाजी मलिक के द्वारा किया गया था। और इसी गाजी मलिक ने एक नए वंश की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था, तुगलक वंश। क्या नाम था, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। ठीक है, ये जो तुगलक वंश है ना, ये दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। क्लियर है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश पढ़ने हैं, 5, है ना। आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन 5 में सबसे लंबे समय तक शासन किसके द्वारा किया गया है, तो कौन सा है, तुगलक वंश। और सबसे कम शासन किस वंश के द्वारा किया गया है, खिलजी वंश, है ना। जो पहले कम शासन किया है और उसके बाद आएगा कौन, सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश। खिलजी वंश सबसे कम शासन किया और उसके बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश पढ़ रहे हैं कौन सा, तुगलक वंश। ठीक, ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले शासक हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी, और अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, गाजी मलिक। तो ये सब किसके साथ आए थे, मतलब ये कहां से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी के साथ वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो ये सब कहां से आए थे, तुर्क से आए थे। कहां से आए थे, तुर्क से आए थे। और यहां से अब जो है तुगलक वंश के बाद तुर्क साम्राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुर्क के बाद जो सैयद वंश आएगा वो तुर्की नहीं रहेंगे। ठीक है, वो कहीं बाहर से आएंगे, तो बताऊंगा कहां से आए हैं। तो ये अंतिम तुर्क क्या होगा, वंश होगा। अंतिम तुर्की वंश कौन सा होगा, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। और शुरुआत कहां से हुआ, गुलाम वंश। ठीक है, इसका जो पहला राजा था जिसका नाम क्या था, गाजी मलिक। क्या नाम था, गाजी मलिक। ये पहला राजा हुआ जो अपने नाम के आगे क्या लगाता था, गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। ठीक है, काफिर किसको बोलते हैं कि जैसे एक ही धर्म के हैं लेकिन वो कहीं बाहर से आया है, तो उसको क्या बोलते हैं, काफिर। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में ये मुसलमान लोग थे, तो बाहर से जो मुसलमान लोग और आते थे उनको ये क्या कर देता था, मार देता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, गाजी कहा गया है। लेकिन जब ये राजा बना, है ना, जब ये 1320 में राजा बना, तो इसने अपना नाम रखा क्या, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक कब राजा बन गया, 1320 में। इसके समय जो है मंगोल आक्रमण चल ही रहा था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। और इसके समय भी मंगोल आक्रमण होने लगा और इसने 29 बार मंगोलों को क्या किया, पराजित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को क्या किया है, पराजित किया है। मंगोलों को पराजित, शासक को पराजित। ठीक है, तो किसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है, तो कौन सा राजा है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमको जानकारी मिलती है एक शिलालेख से जिसका नाम है राजमुंदरी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, राजमुंदरी शिलालेख। इस शिलालेख में पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में बहुत सारे कुओं और नहरों का क्या किया, निर्माण किया। और इसी से पता चलता है, क्योंकि इससे पहले नहरों का निर्माण हमको डायरेक्ट कहां दिखाई देता है, अशोक के समय, गुप्त काल में दिखाई देता है, लेकिन मध्य इतिहास में हमको कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। सीधा किसके शासनकाल से दिखाई देता है, गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए मध्य इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा हमको कहां से जानकारी मिलता है, राजमुंदरी शिलालेख से जानकारी मिलता है। ठीक है, इसने अपना जो है साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के ही तरह रखा, लेकिन इसने 2 प्रमुख परिवर्तन किए कि पहला, है ना, जो शासन व्यवस्था है उसको जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था वैसे ही ये भी जो है सैन्य व्यवस्था रखा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक्स्ट्रा क्या था, जमीन था सामंतों और सूबेदारों के बीच में, उसको वापस कहां ले लिया था, खालसा क्षेत्र में। इसने उन सब को क्या कर दिया, वापस कर दिया, है ना। जितने के पास जो जमीन लिया था सरकारी, वो सब को क्या कर दिया, वापस कर दिया।
तो जो खालसा क्षेत्र में है ना सामंतों की भूमि को खालसा क्षेत्र में मिलाने वाला शासक पूछेगा तो कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और खालसा भूमि को सामंतों को लौटाने वाले राजा का नाम पूछेगा तो कौन आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसने डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया। डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से क्या किया? चालू किया। जैसे देखो, स्थायी सेना रखना चालू कर दिया था, यानी सेना अब कहां रहेगी? राजा के अंडर में रहेगी, तो अपने घर जा सकता है क्या? नहीं। तो उनका समाचार आदान प्रदान करने के लिए इसने डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या किया? संगठित किया, है ना। देखो, स्थायी सेना रखना कौन चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था चालू किया था, लेकिन वो उतना संगठित नहीं था। जिसको भी अपना संदेश भेजना रहता था वो किसी को क्या कर देता था? बोल के भेज देता था। तो डाक व्यवस्था चालू थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से संगठित नहीं थी। तो इसने एकदम से एक विभाग डाक व्यवस्था का चालू किया। तो वो राजा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने अपने नाम से एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है? तो कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने इसे यहीं पर 56 कोट किले का भी क्या किया है? निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? 56 कोट किले का निर्माण किया है, ठीक। अब इसी समय ना एक वो था फकीर, हाँ, क्या एक फकीर था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। और उस निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था इसका बेटा, है ना इसका बेटा, जिसका नाम क्या था? जूना खान। तो जूना खान जो है औलिया के पास आता जाता था, उसको अपना गुरु मानता था। तो निजामुद्दीन औलिया ने घोषणा किया कि बहुत जल्दी तू राजा बनने वाला है। किसको? जूना खान को। ये बात पता चल गया किसको? गयासुद्दीन तुगलक को, कि मेरे रहते हुए अभी वो कहाँ राजा बन सकता है ऐसे करके, है ना। तो ये जो है जो गयासुद्दीन तुगलक है वो एक अभियान पे गया हुआ था, बंगाल अभियान। मतलब इन लोग क्या करते थे? जो अपने अंडर में साम्राज्य था और जो इनको राजा नहीं मानता था उनके ऊपर ये क्या करते थे? आक्रमण करते थे और धन लूटकर वापस आते। तो वैसी ये गयासुद्दीन तुगलक जो है कहाँ गया हुआ था? बंगाल गया हुआ था, बंगाल अभियान पर। उसी समय उसको सूचना मिली कि औलिया ने ये घोषणा किया है या भविष्यवाणी की है कि बहुत जल्दी जूना खां क्या करने वाला है? राजा बनने वाला है। तो उसने तुरंत खबर भिजवाया कि मैं जब दिल्ली पहुंचूं तो औलिया कहाँ मिलना चाहिए मेरे को? दिल्ली में बंदी बना के मिलना चाहिए। तो औलिया के पास गए, औलिया के पास कि राजा साहब आपको दिल्ली में मिलना चाहते हैं। तभी औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। हुआ क्या था कि 1325 की बात है, 1325 की बात है, जब बंगाल अभियान करके कौन आ रहा था? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान करके आ रहा था। तो जूना खां पहुंचा उसकी स्वागत के लिए, कहाँ? तुगलकाबाद में। कहाँ पहुंचा? तुगलकाबाद में पहुंचा। और अपने पिताजी के लिए मस्त, अब थक क्या है, इतना बड़ा अभियान करके आ रहे हैं, युद्ध करके आ रहे हैं, ऐसे करके थकान दूर करने के लिए मस्त लकड़ी का एक क्या बनाया? झोपड़ा जैसा बनाया, किला जैसे, है ना, रहने के लिए, कि यहीं मेरे पिताजी रहेंगे और आराम करेंगे। ऐसे करके जूना खां ने अपने पिताजी के लिए क्या बनाया? लकड़ी का पूरा घर जैसे, महल जैसे विश्राम करने के लिए बनाया। और मस्त पिताजी आए, स्वागत किया, है नहीं, आप थक गए होगे, मस्त पैर वैर दबाया, तेल वेल लगाया और मस्त सो गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जूना खां बाहर निकला, एक लात मारा लकड़ी के घर को, पूरा लकड़ी घर गिर गया। कौन दब के मर गया? गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा षड्यंत्र करके अपने पिताजी को मार दिया। कौन? जूना खां। तो जूना खां ने अपने पिताजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। तभी औलिया ने क्या कहा था? कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो ऐसे इस गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया? गयासुद्दीन तुगलक कब राजा बना? 1320 में। कब राजा बना? 1320 में। ये पहला राजा जिसने अपने नाम के आगे क्या लगाया? गाजी शब्द लगाया। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को क्या किया? विफल किया है, ठीक है। और ये पहला राजा है दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने नहरों और कुओं का क्या किया है? निर्माण किया है, ठीक है। इसने जो है तुगलकाबाद क्या बनाया? शहर बसाया। इसने सैन्य
व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरह रखा, लेकिन क्या किसको बदल दिया, अमीरों को उसकी भूमि वापस कर दी। इसने डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या किया, चालू किया। और 1325 में जब ये बंगाल अभियान से आ रहा था तो जूना खां ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्लियर है। चलिए अब राजा बनेगा कौन, जूना खां। और जूना खां जब राजा बनेगा तो इसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब राजा बना, 1325। ठीक, इसके बारे में दो चीज अच्छे से याद रखना। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन है पूछेगा तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। सबसे ज्यादा डिग्री वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और साथ ही याद रखना कि दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े क्षेत्र में, सब राजा अपना अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तो सबसे बड़े क्षेत्र में शासन करने वाला कोई शासक था तो वो भी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। दो चीजें अच्छे से याद हो गई कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का क्या था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, शिक्षित शासक था। और यही मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाला भी शासक था। क्लियर है। लेकिन फिर भी इतिहासकार इसको मूर्ख शासक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख शासक कहते हैं। इसी को ही असफलताओं का बादशाह कहते हैं। इसी मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहते हैं, असफलताओं का बादशाह या मूर्ख शासक। मूर्ख शासक और क्या बोलते हैं, असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह। ठीक है, रक्त पिपासु इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रक्त पिपासु, है ना। और अभागा आशीर्वाद भी इसी राजा को कहा जाता है। क्लियर है। तो इतना शिक्षित था, इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करने वाला, सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन करने वाला राजा क्यों मूर्ख राजा कहलाता है, क्यों इसको असफलताओं का बादशाह कहते हैं, है ना। तो इसको धीरे धीरे समझते हैं। हुआ यह था कि ये जो प्लान करता था बेचारा क्या हो जाता था, विफल हो जाता था। जैसे इसने पहला प्लान किया कि इसने राजा बनने के बाद कुछ सालों बाद देखा कि जो दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र मतलब जो गंगा यमुना का मैदानी वाला क्षेत्र है, वहां पर फसल अच्छा होता है ना, वहां पर फसल अच्छा होता है। ऐसा करके इसने दोआब क्षेत्र पर कर को बढ़ा दिया। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, क्या कर दिया इसने, दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया कि अब जो है आप लोग जो है गंगा यमुना के मैदान में अगर खेती करोगे तो क्या करोगे, ज्यादा टैक्स, मतलब 50 रुपए देते थे तो 100 रुपया दोगे, ऐसा 100 रुपया देते तो 200, ऐसा इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ही इसने कर में वृद्धि किया और उसी साल उस क्षेत्र में भयंकर क्या आ गया, अकाल आ गया। जैसे अच्छा खासा फसल हो रहा था, इसने कर में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और जैसे ही वृद्धि किया उस क्षेत्र में क्या हो गया, अकाल हो गया। ठीक है। अब इसने कृषि को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, कृषि के विकास के लिए बहुत प्रयास किया, और कृषि के विकास के लिए इसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था आमिर ए कोही। क्या नाम था, आमिर ए कोही। तो याद रखेंगे कृषि के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था, आमिर ए कोही विभाग बनाया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन अकाल पड़ा है, किसान अपने लिए नहीं कमा पा रहा है तो टैक्स क्या देगा। तो ये जो योजना था मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हो गया, असफल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, तुम टैक्स को कितना बढ़ा दो, लेकिन अगर किसान उत्पादन ही नहीं कर पाएगा तो तुमको टैक्स मिलेगा क्या, नहीं। तो इसका पहला जो योजना था दोआब क्षेत्र पर कर वृद्धि क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक। दूसरा इसने किया कि राजधानी परिवर्तन करूंगा, राजधानी परिवर्तन। राजधानी अभी कहां है, दिल्ली। राजधानी अभी कहां है, मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली। इसने क्या किया कि जो देवगिरी है, याद करो रामचंद्र देवगिरी है ना, वो देवगिरी को अपना राजधानी बनाऊंगा ऐसा करके उसका नाम चेंज करके रख दिया दौलताबाद। क्या नाम रख दिया, दौलताबाद। कि अब जो है हमारे साम्राज्य की राजधानी दिल्ली नहीं देवगिरी होगी, और देवगिरी का नाम क्या होगा, दौलताबाद। सब जाने की तैयारी करो, ऐसा राजा ने घोषणा किया। दिल्ली की जनता बोली तोला जाना है जा, हमन नहीं जान, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का घोषणा किया, लेकिन जो जनता था और जो वहां के रहने वाले लोग थे, दिल्ली के लोग थे, वो देवगिरी जाने के लिए क्या हो गए, नहीं माने, है ना। नहीं माने तो मजबूरन फिर इस योजना को क्या करना पड़ा,
बदलना पड़ा, तो ये योजना भी क्या हो गई, असफल। भाई उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाने के लिए खर्चा पानी किया होगा, वहां पर भी महल वहल बनाया होगा, सब शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो दिल्ली के लोग थे वो जाने के लिए क्या हो गए, नहीं माने, जिसके कारण राजधानी परिवर्तन वाला इसकी योजना क्या हो गई, असफल। 2 योजना असफल हो गई। तीसरा, इसने ईरान और चीन के देशों से सीखकर, है ना, चीन और ईरान के देशों से सीखकर इसने कहा कि मैं अब कैसा मुद्रा चलाऊंगा, सांकेतिक मुद्रा। समझ में आता है, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सिक्का देखे हो, अपना सिक्का पहचान लेते हो नहीं, ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का है, 5 रुपए करके क्यों पहचानते हो, उसमें लिखा रहता है। हाँ, वही है क्या, सांकेतिक मुद्रा। अगर वो केवल सिक्का रहता, है ना, सिक्का रहता तो उसका डिजाइन देखते तो इसको दिनार बोलते हैं, इसको असरफी बोलते हैं, इसको रूपक बोलते हैं। उस समय ऐसे सिक्कों का क्या होता था, नाम होता था। और अभी जो है उसमें संकेत हो गया, 1 रुपया, 2 रुपया, तो ये क्या हो गया, सांकेतिक मुद्रा। तो ऐसा सांकेतिक मुद्रा चलाने का दिमाग कहाँ से आया इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, चीन और ईरान के देशों से। चीन और ईरान के देशों में चलता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है, तो कौन सा राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया और तांबे का सिक्का, सांकेतिक मुद्रा किसका रखा, तांबे का रखा, है ना, और उसको चांदी के टके के बराबर कर दिया। चांदी का जो टका सिक्का था, चांदी का टका सिक्का था, उसी के बराबर इसने क्या चलाया, तांबे का सांकेतिक। चांदी के बराबर, चांदी के टके सिक्के के बराबर तांबे का क्या चला रहा है, सांकेतिक मुद्रा। अब बताओ, तुमको टैक्स जो है चांदी में देना था, तुमको टैक्स किस में देना था, चांदी में। मतलब आपका टैक्स हो गया 4 टका देना है आपको, यानी चांदी का कितना सिक्का देना है, 4। लेकिन आपने क्या बना दिया, तांबे का। तो आदमी चांदी देगा कि तांबा देगा, घरों घर पूरा चालू हो गया टकसाल अपने क्या बनाने का, सिक्का, है ना। भाई चांदी का नहीं देना है करके सब अपना फायदा के लिए चांदी ना देना पड़े करके तांबे का सिक्का बनाना घरों घर चालू हो गया। तो जहां राजा को चांदी मिलना था टैक्स में, क्या मिलने लगा, तांबा। तो इस तरह ये सांकेतिक मुद्रा चालू किया भारत में, लेकिन वो खुद को क्या कर दिया, घाटे में डुबो दिया। तो इस तरह से ये सांकेतिक मुद्रा का योजना भी उसका क्या हो गया, असफल हो गया। असफल होने का कारण ये था कि लोगों ने अपने घरों में भी क्या बना लिया था, टकसाल। टकसाल समझते हो ना, जहां सिक्का बनता है उसको क्या बोलते हैं, टकसाल। तो हर एक घर में टकसाल, हर कोई आदमी जो है तांबे का क्या बनाने लगा था, सांकेतिक मुद्रा बनाने लगा था। तो टैक्स के जगह में चांदी ना देकर क्या देते थे, तांबा। तो राजा के पास पैसा जो है या जो टैक्स है वो चांदी ना आकर के आने लगा, तांबा। तो भाई घाटा में गया कि नहीं गया। तो इस तरह सांकेतिक मुद्रा का उसका जो कार्यक्रम था, जो योजना था, वो भी क्या हो गया, असफल। तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा, असफलताओं का बादशाह बेचारा 3 योजना चला डाला। पहला क्या चलाया कि इसने दोआब क्षेत्र पर कर वृद्धि कर दिया, लेकिन अकाल पड़ गया। राजधानी परिवर्तन करने का सोचा तो राजधानी परिवर्तन करने के लिए लोग नहीं माने, तो वो उसको भी असफल करना पड़ा। और तीसरा था कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया और लोगों ने अपने घर में ही टकसाल बना दिया, जिससे क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है। अब चौथा इसका था खुरासान और कराजिल अभियान। खुरासान व कराचिल अभियान। अब ये क्या था, तो ये 2 जगह थे, खुरासान और कराचिल। खुरासान और कराचिल ये दोनों जगहों पर आक्रमण करके वहां से धन लूटने का प्लान किया कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। भाई अब इतना सारा योजना चला रहा हूं, घाटा हो गया, तो इसने सोचा कि मैं जो है खुरासान और कराजिल पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा, वहां से धन लूट कर लाऊंगा। तो अपने सारे सैनिकों को बुलाया, सारे सैनिकों को बुलाया तो देखा कि सब सिंगल हड्डी है, नहीं सब हष्ट पुष्ट नहीं है। तो सबको एडवांस पैसा दे दिया, हम लोग फलाना तारीख को खुरासान और कराची में क्या करेंगे, अभियान युद्ध करेंगे, तब तक सब लोग तुम लोग एडवांस पेमेंट लेके जाओ, मस्त खाना पीना, चिकन मटन, जिसको काजू कतली खाना है, जो खाना है, काजू किशमिश, लेकिन एकदम हष्ट पुष्ट होना। ऐसे करके सारे सैनिक खुश, जे दिन युद्ध हम जाना है ते दिन जाना है। अभी हम लोग क्या मिल गया, पैसा। तो सारे सैनिकों को एडवांस में इसने क्या दे दिया, वेतन।
अब वो सारे सैनिक जो हैं वेतन पाकर दीपावली से पहले क्या मना रहे हैं? दीपावली। पैसा मिल गया तो जी, है नहीं, मस्त नया नया चीज खा पी रहे हैं, ले रहे हैं। और इधर खुरासान और कराजिल के शासक किसके पास आ गए? मोहम्मद बिन तुगलक के पास आ गए। अधीनता स्वीकार करके समझौता कर लिया। जहां युद्ध करना था वहां के शासक जो है इसके पास आकर क्या कर लिए? समझौता। अब जहां युद्ध करने के लिए सैनिकों को एडवांस पेमेंट दिया था उसके राजा तो खुद क्या करके चले गए? समझौता। तो तुम युद्ध करोगे क्या? नहीं। तो इस तरह से खुरासान और खराजिल अभियान जो करना चाह रहा था वो भी असफल हो गया और उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या हो गया? घाटा। क्लियर है? तो ऐसे असफल योजनाओं के कारण ही इसको क्या कहा गया है? असफलताओं का बादशाह कहा गया है। क्या कहा गया है? असफलताओं का बादशाह कहा गया। और इसी असफलता के कारण इसका जो क्या है साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कमजोर। ये बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन, सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या था? शासक। लेकिन इसकी असफल, भाई आप योजना चालू करोगे, योजना असफल होगा तो आप धीरे धीरे क्या होते जाओगे? कमजोर होते जाओगे। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1336 में, है ना, 1336 में दो भाई, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। एक का नाम क्या था? हरिहर। 1336 की बात है, दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस राजा के समय हुआ है? तो कौन सा राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ समय बाद, है ना, 1347 में एक व्यक्ति था जो इसी का सेनापति था जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। इसने एक और साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। क्लियर है? तो इसके समय दो साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में बना कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, है ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उसी के बगल में अलाउद्दीन बहमन शाह ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर है? तो इसके असफल योजनाओं के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं के कारण इसका शासन कमजोर होते गया और दो साम्राज्य निकल के आया। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। मध्यकालीन इतिहास का, भारत के मध्यकालीन इतिहास का एकमात्र हिंदू राजवंश कौन सा होगा? विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है? और इसी राजा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में, कौन से सन में? 1333 में अफ्रीका से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। ठीक है? कहां से आया था? मोरक्को। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से आया था? मोरक्को देश से आया था ये इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, उसके दरबार में रहा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी इब्न बतूता को क्या दिया था? दिल्ली में गाजी का पद दिया था। दिल्ली में कौन सा पद दिया था? गाजी का। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता को कौन सा पद मिला था? तो दिल्ली का गाजी का पद मिला था। और बाद में जो है इसी इब्न बतूता को जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपना दूत बनाकर कहां भेजता है? चीन भेजता है 1342 में। ठीक है? तो 1342 में इसको दूत बनाकर कहां भेजा गया था? चीन भेजा गया था। ठीक है? तो इब्न बतूता कब आया भारत? 1333। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333। किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से देश से आया था? मोरक्को। कौन से देश से आया था? मोरक्को देश से आया था। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से आया था। और इसको कौन सा पद दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? दिल्ली में गाजी का पद दिया था। और इसको कहां भेजा था अपना दूत बनाकर? चीन। अब ये इब्न बतूता जितने दिन अपने भारत देश में रहा वो सब को देखा और एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम है रेहला। है ना? तो इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्लियर है? तो 1333 में ये इब्न बतूता आया था। ठीक है? ऐसा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, शासन चला रहा था। बहुत सारी योजनाएं इसकी असफल हुई और इसी असफलता के कारण दो साम्राज्य निकल के आए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। अब ये जो है सिंध क्षेत्र में जो है एक विद्रोह हुआ था। हर जगह विद्रोह होता था। जैसे विजयनगर में विद्रोह हुआ
तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बना लिया। अलाउद्दीन बहमन शाह ने विद्रोह किया तो उसने बहमनी साम्राज्य बना लिया। रोकने की कोशिश करता था, नहीं रोकता था तो जाने दो ऐसे करके। तो इसी तरह से सिंध में एक विद्रोह हो रहा था, उसको शांत करने के लिए ये वहां लड़ाई करने गया था। जो विद्रोही थे, ये 1351 की बात है, 1351 की बात है। कहाँ गया था ये? सिंध में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए गया था, लेकिन उसको वहां पे आ गया बुखार, है ना, बुखार आ गया। और उस बुखार इतना ज्यादा हो गया कि उसी बुखार के कारण, ज्वरग्रस्त होने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस तरह भारत का अभागा बादशाह, है ना, अभागा बादशाह ही कहूंगा, है ना, असफलताओं का बादशाह, इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी कहानी को जब सुनते हैं इतिहासकार लोग, तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी। ये कहता है कि जब ये राजा मरा होगा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, तो राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई होगी? मुक्ति मिल गई होगी। ये अपने प्रजा के हित के लिए काम करता था, लेकिन वो असफल हो जाता था तो तकलीफ किसको होता था? राजा को, प्रजा को तकलीफ होता था। तो जब ये मरा तो राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। ऐसा इतिहासकार किसका कहना है? बदायूनी का कहना है। ठीक है। वहीं एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं जिनका नाम है एल क्रिस्टन, उसने इसको पागल बादशाह कहा है। उसी ने ही इसको क्या कहा है? पागल बादशाह कहा है। लेकिन भारत के एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। उनका कहना है कि मध्य युग में, यानी मध्यकालीन इतिहास में, अगर राजमुकुट धारण करने योग्य कोई शासक था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। योग्यतम शासक जो था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शिक्षित था, ये अच्छी योजनाएं लाता था जिससे फायदा हो सके। लेकिन किस्मत खराब, तो क्या करे, है कि नहीं है? अब भैया वृद्धि किया, टैक्स वृद्धि, लेकिन उसी समय अकाल पड़ गया, उसमें उसकी क्या गलती है बेचारा का, है कि नहीं है? तो ये अच्छा योजना लाता था, इसीलिए कहा गया कि अगर मुकुट धारण करने योग्य कोई शासक है तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका 1351 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 1351 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और इसका तो कोई बेटा था नहीं, तो इसका चचेरा भाई, चाचा का लड़का, जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। को राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वो जो है अगला राजा बना, किसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा काम किए और एक सफल राजा रहा। तो उसने कौन कौन से काम किए, क्या काम किया, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही।